ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। देखो लास्ट क्लास में हमने रिड्यूसिबल इक्वेशन बनाना सीख लिया और सॉल्व भी कर लिया। हम उस टाइप के और भी क्वेश्चन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं कुछ डाउट क्वेश्चन हैं जो उनको सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं डाउट वाले क्वेश्चन, जिनका डाउट निकल के आया है उनको वीडियो में इंक्लूड करना भी मुझे लगा कि वीडियो में इंक्लूड कर देना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स का और भी डाउट आ सकता है। एक ये क्वेश्चन है और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दोनों एजेस वाले क्वेश्चन है, दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम रिड्यूसिबल वापस इक्वेशन पे आने वाले हैं। रिड्यूसिबल इक्वेशन क्या चल रही थी क्या नहीं चल रही थी, हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एजेस वाले क्वेश्चन में जो मैंने सेंड किया है डिस्क्रिप्शन में जो डाले हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू। ठीक है, अनी एंड बिजू है, उनकी जो दोनों फ्रेंड हैं उनकी एजेस में जो डिफरेंस है डिफर बाई 3 ईयर्स। उनकी एज में डिफरेंस 3 ईयर का है। ठीक है, अब हमें क्या, अब टू फ्रेंड्स यदि फादर सन होते तो हम बता देते फादर बड़े हैं। ठीक है, यदि मदर डॉटर होते तो भी हम बता देते। तो कहीं ना कहीं आइडिया कुछ ना कुछ कभी लग जाता है। ठीक है, ब्रदर और मैं या माई ब्रदर, तो माई ब्रदर बोल रहा हूँ तो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, हम कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते हैं कि अब इनमें दोनों में से कौन बड़ा है। हम किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा मान सकते हैं, अली को भी बड़ा मान सकते हैं बिजू को भी बड़ा मान सकता है, पर लेकिन अभी इसके बारे में हमारे पास कोई थिंक नहीं है, तो अभी हम कुछ सोचना भी बंद कर रहे हैं। अच्छा, हमने क्या सपोज बस कितना सीखा है कि अली और बिजू की एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की एज में, और हमें लास्ट में पता क्या करना है, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू। क्यों ना हम इनकी एजेस को सपोज कर लें। प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू कितना आएगा, अनी की एज हम क्या सपोज कर रहे हैं, ए ईयर सपोज कर लेते हैं, जैसे जैसे ना वैसे वैसे ईयर। ठीक है, ए ईयर। ठीक है, एक्स वाई सपोज कर सकते हैं, पी क्यू सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अनी की एज को ए सपोज कर लिया। ठीक है, सेम विजू की एज भी हम सपोज कर लेते हैं वी ईयर्स, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें देखो आगे क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स का। चलो देख लेंगे। अनीश फादर धर्मा इज, अनी के जो फादर है धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी की एज का ट्वाइस है। ठीक है, मतलब धर्मा की एज भी हमें सपोज करनी पड़ेगी। प्रेजेंट एज ऑफ अनीश फादर धर्मा। ठीक है, धर्मा की एज हमने क्या सपोज कर ली, डी ईयर। ठीक है, इसके बाद एंड बिजू, और जो बिजू है एज ट्वाइस एज ओल्ड। ठीक है, बिजू, ठीक है, एज हिज सिस्टर कैथी, उसकी जो सिस्टर है कैथी उसकी एज का कितना है, ट्वाइस। तो मतलब कैथी की भी एज सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है, कितना, 3 ईयर्स। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस चलते हैं। देखो ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है, अनी एंड बिजू में डिफरेंस है। ठीक है, तो अनी और बिजू की एज में से पहले से हमें ये सोच लेना है कि दोनों की एज में डिफरेंस 3 ईयर का है। तो हम कैसे लें, a माइनस बी इक्वल टू 3 लें, या हम b माइनस ए इक्वल टू 3 लें। इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखने के लिए मैंने इन दोनों की एज में से अनी की एज को a सपोज कर दिया। ठीक है, बड़ा सपोज कर लिया, a इज ग्रेटर देन b। तो मैंने क्या लिखा, केस फर्स्ट में a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अनी की एज में से बिजू की एज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 3 ईयर्स आ जाएगा। अनीश फादर धर्मा, अब अनी के जो फादर है धर्मा इज ट्वाइस एंड, केस सेकंड की बात करता है। केस सेकंड में क्या आ गया, अनी के फादर मतलब डी इज मतलब इक्वल ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी की एज के ट्वाइस 2a, डी इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर 2, केस थर्ड करना है। ठीक है, केस थर्ड में एंड बिजू एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, जो बिजू है
वो अपनी सिस्टर का ट्वाइस है, तो मतलब सिस्टर का ट्वाइस लो, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे देखो केस 4 क्या है। द एजेज ऑफ कैथी, कैथी की जो एज है एंड धर्मा डिफर बाई 30। अब तुम आइडिया लगाओ कैथी की और धर्मा की दोनों में से किसकी एज ज्यादा है, ठीक है। देखो कैथी इसकी सिस्टर है बीजू की, ठीक है या नहीं, बीजू की सिस्टर, और बीजू इससे बड़ा है क्योंकि सिस्टर की एज में जब मल्टीप्लाई किया 2 का तब जाके इक्वल आया। और बीजू किसका फ्रेंड है, अनी का, और अनी के फादर कौन है, धर्मा। तो मतलब सीधी सी बात है धर्मा जी है वही बड़े हैं, है या नहीं। कैथी छोटी है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, धर्मा का है, धर्मा की एज डी माइनस एज कौन की है, सपोज सब्ट्रैक्ट करनी है कैथी की, डी माइनस सी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमें किसकी एज निकालनी है, ए और बी। तो ए और बी तो इसमें है, और लेकिन क्या इन 3 इक्वेशंस को यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो डी और सी की यदि इसमें वैल्यू पुट कर दें, इधर से डी की वैल्यू आ जाएगी, इधर से सी की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ए और बी की टर्म में बन जाएगा। तो मैंने क्यों ना, देखो देख लेना अच्छे से, मैंने पहले तो पता नहीं था मुझे क्या करना है, पर लेकिन आपको पता है, तो मैंने इनको चेंज कर लिया। कैसे, इसको लिखा ए की डी की वैल्यू तो है ही यहाँ, तो इसको तो इक्वेशन नंबर, चलो यहाँ तो डायरेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को मैंने लिखा c इज इक्वल टू बी अपॉन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब दिया इसको क्या लिखा मैंने, c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली b अपॉन 2। पहले नहीं पता था, नहीं हम पहले भी निकाल लेते, बाद में पता चलो बाद में निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, पुट कर दें, तो इसी इक्वेशन के आगे, ठीक है, इसी इक्वेशन के आगे हमें क्या करना है, एरो का साइन लगाना है। b की वैल्यू 2a माइनस c की वैल्यू b अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4a माइनस b इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, लिख दिया सेकंड और थर्ड। और यहाँ कौन सी इक्वेशन आ गई, 5th इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, क्या आ गया, माइनस 3a, इधर क्या आएगा माइनस 57, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, क्या आ जाएगा 90, a इज इक्वल टू 19। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ 19 पुट करेंगे ये इधर चला जाएगा, 3 माइनस 19 माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 16। और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि एज ऑफ अनी एंड बिजू 19 ईयर एंड 16 ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अनी की एज 19 ईयर है, बिजू की एज 16 ईयर है, ये हम यहाँ नीचे जरूर लिखेंगे। जो हमसे पूछा गया है उनको हम नीचे जरूर शो करेंगे। अब तो हालांकि हम इनकी भी एज हम बता सकते हैं, लेकिन हमसे इनकी एज पूछी नहीं गई तो इनको हम वहां शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अच्छा इसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, इक्वेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, उसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उसके जो अपने 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एजेस का सम करना है, ठीक है, फिर ट्वाइस करना है। सम करने के बाद जब ट्वाइस करोगे तो फादर की एज के इक्वल आ जाएगा। क्यों ना मैं फादर की एज को x सपोज कर लूं, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है एक को C1 एक को C2, 2 चिल्ड्रन है, 2 चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं, तो एक को C1 एक को C2, दोनों का सम करना है और क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C1 प्लस C2, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ फादर इज ट्वाइस
द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अभी इसका मतलब समझाऊंगा मैं क्या आएगा, ठीक है। C1 प्लस C2 का 12। आगे क्या है, आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, देखो आफ्टर 20 ईयर्स, इसकी एज तो हो गई x प्लस 20, ठीक है। अच्छा इसकी जो x प्लस 20 फादर की, तो बच्चों की जो एज है, जो C1 था पहले, अब वो C1 प्लस 20 हो गया, और C2 जो था वो कितना हो गया, C2 प्लस 20। आफ्टर 20 ईयर की बात है आपका। एज विल बी इक्वल टू द, उसकी जो एज है उसकी, किसकी, फादर की, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं उसकी सम के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब अब जो एज मतलब क्या है, x प्लस 20 आफ्टर 20 ईयर, हिज एज इज विल बी इक्वल टू, होगी किसके इक्वल, द सम ऑफ हिज चिल्ड्रन, तो उसके चिल्ड्रन की एज तो ये होगी ना 20 ईयर बाद, C1 प्लस 20 और C2 प्लस 20, क्या बना ये, C1 प्लस C2 प्लस 40, बना नहीं बना, तो ये क्या बन गया, x प्लस 20। अब इस C1 अपॉन C2 को हम पहले से क्या सपोज करके चलेंगे, देखो, लेट द सम ऑफ द चिल्ड्रन, लेट द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ठीक है, इज इक्वल टू बाई, क्या लेके चलेंगे, बाई, हम पहले से सम लेके चलेंगे, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बाई, तो बाई पे 20 करके 40 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो क्या बन गया ये x इज इक्वल टू 2y, और यहाँ क्या बन गया ये x प्लस 20 इज इक्वल टू बाई प्लस 40, x इज इक्वल टू बाई प्लस 20 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस 20, और यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू बाई प्लस 20, बाई इधर आया तो बाई इज इक्वल टू 20, मतलब दोनों की बच्चे जो दोनों हैं उनकी एजेस का सम कितना है 20, पर लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एज ऑफ फादर। इस बाई को 20 को हम कहाँ रखते हैं, इसमें रखते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर आंसर आ गया इसका। इसके बाद अब आ जाते हैं हम हमारे वाले क्वेश्चंस पे, और हमारे वाले क्वेश्चनों में हम सबसे पहले, शायद मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नहीं डाले हैं, लास्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। इसके जो मैंने क्वेश्चन है वो लास्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन के अलावा मैं जो क्वेश्चन तुम्हें समझाने वाला हूँ अभी, वो मैं समझाने वाला हूँ RD शर्मा का एक एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, ये समझा देता है, ठीक है। हमें उनके क्या वर्ड्स का मीनिंग समझना है, उसमें कई सारे वर्ड यूज हुए हैं तो उनको समझना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, ए बोट कवर कर दिया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या क्या वर्ड आ गए इन 7 आवर्स में, ठीक है। एक बोट है वो कवर करती है अपर स्ट्रीम चलने पर 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने पर, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 7 आवर में कंप्लीट कर लेती है। इतना तो हम जानते हैं कल वाली क्लास के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यदि यहाँ से टाइम निकाले तो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है कि नहीं आता, स्पीड डिवाइड में चला जाता है। तो अब हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में सीखना, ये दोनों क्या चीजें हैं। अच्छा इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आल्सो इट कवर्स, फिर वही चीज अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें फाइंड द स्पीड पता करनी है, किसकी, ऑफ द बोट, नाव की, ठीक है, बोट की, इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, जब पानी बिल्कुल एक जगह है, बिल्कुल चल नहीं रहा, ठीक है, तब यदि बोट चल रही है तो उसकी स्पीड हमें पता करनी है। और एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, और स्ट्रीम मतलब जो पानी की स्पीड है, जो बह रहा है पानी, फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो किस स्पीड से कर रहा है वो हमें पता करना है। तो क्यों ना हम इन दोनों को सपोज कर लें पहले, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है
तो x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद आगे की बात सोचते हैं। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे आते हैं पहले, उसके बाद इन दोनों के बारे में, स्पीड के बारे में भी हम दोनों से कंसल्ट करेंगे। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे वाटर तो यहाँ सपोज कोई भी रिवर है या सी कोई कुछ भी, और इसका फ्लो जो है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वाटर इस डायरेक्शन, और हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है। जब हम इधर से आ रहे हैं और ये इधर से जा रहे हैं तो वाटर कहीं ना कहीं हमारी बोट को रोकने की कोशिश करेगा, करेगा नहीं करेगा? लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे हैं, तो तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तभी तो उसने 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। यदि नहीं करता तो इसका मतलब क्या था कि ये बोट पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, मतलब वाटर की स्पीड उसको अपने फ्लो में ले जा रही है, मतलब इसकी स्पीड तो ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। यही तो कहीं रीजन रहेगा। पर लेकिन क्या हो रहा है, हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो इसका मतलब 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस बोट को वाटर की स्पीड से ज्यादा तेज चलाना पड़ा होगा। यदि इस वाटर की स्पीड किसी स्पीड को यदि फ्लो कर रहा है, जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड हम लेंगे तो ही होगा। और इसकी स्पीड कितनी है? x, और इसकी कितनी है? y। तो x और y में से कौन बड़ा है? x है या नहीं? तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। इतना तो हमें पता होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बोट क्या होगी? वाटर वाले फ्लो में निकल जाएगी, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? अपस्ट्रीम का मतलब क्या समझ में आया हमें? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दोनों चीजें अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी। यदि वाटर इधर फ्लो है तो बोट इधर है, यदि वाटर इधर आ रहा है तो बोट उधर जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डाउन स्ट्रीम पे। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सपोज करो ये वाटर उधर ही जा रहा है, ठीक है, और ये बोट भी उधर जा रही है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये जो बोट जब चल रही है तो पीछे से जो वाटर आ रहा है, पीछे से जो वाटर का फ्लो आ रहा है वो इसमें धक्का दे रहा होगा, ठीक है, इसको पुश कर रहा होगा, आगे जा आगे जा आगे जा, और जैसे आगे आगे जाएगी तो इसकी स्पीड भी इसमें इंक्लूड हो रही है। जब कभी भी हम ऐसा करते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे साइकिल चलाते हैं या हम साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं, तो बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है और हम साइकिल को भगा रहे हैं, ठीक है। साइकिल की हवा यदि पीछे से आंधी ऐसे आ रही है, ठीक है, हवा बहुत तेज चल रही है और पीछे से बहुत तेज फ्लो हो रहा है एयर का, तो हमें क्या लगता है साइकिल बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। क्या होता है कि हमारी स्पीड में एयर की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है, तो हम तेजी से चलने लगते हैं। लेकिन यदि हमें आगे की तरफ से हवा आती हुई दिखे, एयर का फ्लो आगे से आता हुआ दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? हमारी साइकिल बहुत टाइट चलेगी, रुक रुक के चलेंगे, जल्दी हैरान हो जाएंगे, थक जाएंगे। इसका मतलब क्या है? हमें वो रोकने की कोशिश कर रही है, हवा रोकने की कोशिश कर रही है। यदि हम फिर भी चल रहे हैं तो इसका मतलब हवा से ज्यादा स्पीड किसकी है? हमारी है। और हम रुक गए, हम पीछे की तरफ जाने लगे, तो इसका मतलब स्पीड किसकी ज्यादा है? हवा की ज्यादा है, ठीक है। अब समझ में आया? यहाँ हम वाटर का जब फ्लो होगा तो इस बोट के साथ वाटर का फ्लो क्या करेगा? इसको और आगे बढ़ाएगा, तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, इतना समझ में आना चाहिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों से रिजल्ट क्या निकलता है? ठीक है, इतना तो पता है x प्लस वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जब इसमें x, ठीक है, इधर आ रहा था, ये y उधर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को रोक रहा था, ठीक है। अब कितना रोक सकता है? जैसे सपोज करो वाटर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, बोट की 8 है, तो ये 5 तक ही तो रोक सकता है, ऐसा थोड़ी 6 तक रोक लेगा कि भाई इसकी 6 है तो फिर भी रोक लेगा। तो जितनी ये वाटर की स्पीड है उतना तो इसको रोक लेगा, बाकी तो ये खुद अपनी बची हुई स्पीड का आगे जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएगा। तो क्या हुआ इसमें से? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किस में आया?
अपर स्ट्रीम में जब हम बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना x जो है वो बिल्कुल, जब पानी बिल्कुल एक जगह है, ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर है, तब जाके x की वैल्यू आती है, ठीक है। और y की वैल्यू उसमें कम ज्यादा करनी होती है। अब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा एक फ्लोइंग वाटर में बोट की स्पीड, जो वाटर स्ट्रीम के साथ बोट की स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम में ऐसे, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये सपोज कर लिया, अब इन दोनों चीजों को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। अब हम बात आती है टाइम पर, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम ही दे रखा है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें स्पीड तो निकालनी है। हमने क्या लिखा, टाइम टेकन बाई केस फर्स्ट, टाइम टेकन बाई बोट, ठीक है, इन केस फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट केस में यहाँ से हटा देते हैं हम, जो हमें मान लिया, तो केस फर्स्ट में टाइम कितना दिया गया, देखो बोट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब उसको क्या है कि 32 किलोमीटर उसको चलना पड़ा, 32 किलोमीटर उसको चलना पड़ा, पर लेकिन ये डिस्टेंस उसने बहुत परेशान होकर ट्रेवल की है। अपर स्ट्रीम मतलब सामने से वाटर का फ्लो आ रहा था, ठीक है, ये तो है अपर स्ट्रीम। और फिर उसके बाद उसने 36 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है, 36 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 36 किलोमीटर ट्रेवल किया, तब इसको वाटर उसी डायरेक्शन में जाता हुआ मिला, ठीक है। हवा, उसकी एयर फ्लो चेंज हो गया और वाटर इधर की बजाय पहले तो इधर से आता हुआ दिखा, अब उधर से जाता हुआ दिख रहा है। जब इधर से जाता हुआ दिख रहा है तो उसमें स्पीड ऐड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम, अलग अलग टाइम निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लगा, 32 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 32, डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, अपर स्ट्रीम वाली स्पीड देखना कितनी है, एक्स माइनस वाई, तो 32 अपॉन एक्स माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर, तो 36 तो डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, ठीक है। पहले इसको इतना टाइम लगा, फिर इसको इतना टाइम लगा, और टोटल कितने टाइम लगा उसको 7 आवर, मतलब ऐड करते हैं 7 आवर, ठीक है। टाइम टेकन बाई बोट इन केस फर्स्ट कितना दे रखा है, 7 आवर, 7 आवर्स दे रखा है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या आ जाएगा, 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ तक किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो रिपीट करके देखो, एक बार वापस समझने की कोशिश करो, ठीक है। 32 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, वो रिड्यूसिबल इक्वेशन बनने के बाद एक और इक्वेशन बनेगी अभी। चलो इतना हो गया, चलो दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। टाइम टेकन बाई बोट इन केस सेकेंड केस में कितना टाइम लग रहा है, 9 आवर्स। अब एक बार बनाने की कोशिश करो, खुद वीडियो को रोक दो और यहाँ इसको आप बनाने की कोशिश करो, देखो कैसे बनेगा, चेक करना बन गया हो तो। आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 डिस्टेंस और अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, एंड प्लस 48 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, टोटल टाइम 9 आवर। मेरी इक्वेशन बनी है ये, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लेंगे या नहीं लेंगे, उसको क्या सपोज कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पूरा, ठीक है, इसको तो कर देता हूँ मैं इरेज। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, इनको लिख लेते हैं। 32 अपॉन
एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और क्या है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एंड लगाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ही लगा देते हैं बस, ठीक है। 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारे निकल के आए थे और मैंने अब इसको कर दिया इरेज, ठीक है। अब हमको इनको सॉल्व करना सीखना है। जिसको रिड्यूसिबल इक्वेशन अभी सॉल्व करना नहीं आया वो अब भी सीख सकता है, ठीक है। देखो इसमें कॉमन पार्ट देखो क्या है, कॉमन पार्ट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना 32 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों में ऐसी तो है, इसमें 40 है इसमें 32 है, बात तो यही है। जब 32 होगा तो 32, 40 होगा तो 40, ठीक है। अब यहाँ से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन चीज है तो इसको ही हटा के यू मान रहे हैं हम, तो लेट अस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, सपोज कर लिया। इसमें 1 एक्स प्लस वाई है तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास 30, देखो 32 तो है ही, इसको u सपोज किया है तो ये u, और इसको b सपोज किया है तो इसमें प्लस 36, सॉरी मैंने यहाँ 32, 36b इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद इसमें 40u प्लस 48b इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कौन से मेथड से इसको सॉल्व करना चाहिए, कौन से इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये हमें इस बुक में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करा है, ठीक है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यूज किया इसमें मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो वाई यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड को यूज कर रहे हैं और हम यहाँ से u की वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वल टू 7 माइनस 36b अपॉन 32। क्या करेंगे, पहले इसको ले जाएंगे उधर, माइनस का हो जाएगा, फिर 32 को अपॉन में ले जाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 क्या आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, किसमें आ जाएगी, इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फोर्थ, इसमें पुट करते हैं 40 मल्टीप्लाई कितना आएगा 7 माइनस 36b अपॉन 32 प्लस 48b इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके बाद 8 से 5 टाइम, 8 से 4 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, जब 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आएगा 5 7 जा 35 माइनस इसके अलावा 5 180b अपॉन 4 प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब देखो 4 एलसीएम दिख रहा है ना, 4 इसका डेनोमिनेटर तो है, उनका नहीं है तो एलसीएम तो 4 आएगा, तो 4 का भी मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें तो कट गया, कटेगा नहीं कटेगा इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और लेकिन इसमें करेंगे तो नहीं कटेगा ना, इसमें तो करना पड़ेगा। कितना आएगा 4 8 जा 32, क्या आएगा 3 4 4 जा 16 और 3 19 इज इक्वल टू 4 9 जा 36। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होके कितना आएगा 12b, 35 उधर चले जाएंगे 36 माइनस 35 b इज इक्वल टू 36 माइनस 35 1 और अपॉन में क्या चला जाएगा 12, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ b से, क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, ठीक है। और यहाँ से इसको भी रिप्लेस करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे और इक्वेशन क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। और b की वैल्यू हम किस में यूज कर लेंगे, इसमें यूज कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ में जब वैल्यू पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू 7 माइनस 36 1 अपॉन 12 32 12 3 जा 36, क्या बना 7 माइनस 3 1 जा 3 कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4 अपॉन 32 कट के कितना आया 1 अपॉन 16 आया नहीं आया। अच्छा इसके बाद 1 अपॉन 16 आया, हमने क्या सपोज किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू u सपोज किया था, ठीक है। तो u की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 60 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7
अब क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं 6 और 7 के लिए। तो एक तरफ तो है x प्लस वाई इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 16। क्या करें, एडिशन ही कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना आया 28। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28/2 इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। बोट की जो स्पीड निकल के आई है वो कितनी आई है, 14 किलोमीटर पर आवर। देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, ठीक है, शायद किया तो नहीं है। यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी, 32 7 माइनस 1/12, 12 36, ये 8 आएगा, ठीक है, 4 8 जा 32। और जब ये 8 आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 8, यहाँ भी 8 आएगा, इधर भी 8 आएगा, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, और ये कितना आएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आएगी, ठीक है, x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो y की स्पीड, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे इसी में मैंने पुट कर दी। तो y x की वैल्यू 10 उधर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 10 मतलब -2, बाई से बाई माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना हमेशा स्ट्रीम की जो स्पीड आएगी वो हमेशा बोट की स्पीड से कम आएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है, ठीक है। अब इस पे डिपेंडेबल कई 18 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ठीक है, बस उसकी इक्वेशन मैं तुम्हें बनवा देता हूँ। इक्वेशन बनाने से क्या होगा, तुम्हें उसके बारे में थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ए मैन वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। मतलब एक जो व्यक्ति है वो अब खुद कोई डिस्टेंस है अपनी फिक्स स्पीड से चलता जा रहा है, तो क्यों ना स्पीड को x सपोज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा x स्पीड है और उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम y ले लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द मैन x एंड टाइम टेकन बाय उसको y। यदि हम y सपोज नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम उसको और भी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफ ही वॉक, यदि इस स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लेता है तो डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स वाई होगी, एक्स मल्टीप्लाई बाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो होगा। यदि एक जो मैन है वो एक्स स्पीड से वाई टाइम तक चलता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स वाई होगा। यदि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है तो ये कितना आएगा, किलोमीटर आएगा, क्योंकि तो किलोमीटर पर आवर और आवर का से मल्टीप्लाई करके कट जाएगा, क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या है, स्पीड, ये टाइम और ये डिस्टेंस सपोज कर ली तीनों चीज हमने, ठीक है। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर, यदि वह हाफ किलोमीटर वॉक करता है एन आवर फास्टर, मतलब हाफ किलोमीटर वो ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। ही टेक्स 1 आवर लेस, तो वह क्या करता है 1 आवर कम टाइम लगता है। यदि उसको हाफ किलोमीटर, इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर, 1 आवर में हाफ किलोमीटर तेज चलता है, मतलब अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अभी तो x किलोमीटर पर आवर चल रहा था, 1 आवर में x किलोमीटर चल रहा था, अब कितना चल रहा है, हाफ आवर ज्यादा चल रहा है, तो मतलब x प्लस 1/2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, इतना ही तो चल रहा है। इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन टाइम कितना कम हुआ, टाइम भी देख लेते हैं कितना कम हुआ, 1 आवर लेस, तो 1 आवर लेस हो जाता है, मतलब y से कितना हो जाता है, y माइनस 1 हो जाता है, ठीक है, इतना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई y माइनस 1। अब देखो टाइम, उसने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, डिस्टेंस तो वही नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। यदि x किलोमीटर स्पीड से जाएंगे
y टाइम लग रहा है तो x y क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कब होगा, स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कब होगा, लेकिन स्पीड तो वही है, वो सॉरी डिस्टेंस तो वही है या नहीं, और डिस्टेंस वही है तो मतलब इसके इक्वल में क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा इसके इक्वल में। अब इसको हम क्या करेंगे, x का y से मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ का y से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कट रहा है वो काट देंगे, और फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी x एंड y टर्म में मिलेगी। किसमें मिलेगी, x एंड y। x y नहीं आएगा इसमें तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी सॉल्व करने में। इसके बाद बट ही इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लो, यदि वो 1 किलोमीटर उसको स्लो कर दे, मतलब उसकी स्पीड 1 आवर में 1 किलोमीटर स्लो चले, मतलब उसकी स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और तो उसको टाइम लगता है 3, ही टेक्स 3 मोर आवर्स, वो 3 आवर्स ज़्यादा ले लेता है टाइम, तो मतलब y प्लस 3 हो गया। अभी भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, x y रहेगी। अब वापस से हमें मल्टीप्लाई करना है, ये आवर है, आवर से आवर कट जाएगा, किसमें आएगा, किलोमीटर में। तो यहाँ से अभी हमें क्या मिलेगा, x एंड y मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमें समझने चाहिए थे, जो हमने समझ लिए कि हमें उसमें स्पीड भी सपोज करनी होती है, टाइम भी सपोज करना होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को भी सपोज कर लेना होता है, और उसी की डिपेंडेबल क्वेश्चन करना होता है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आएगी, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आएगी, और किसी भी मेथड को यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद जो, चलो ये क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, फिर इसके बाद प्रॉब्लम आती है तुम पूछ लोगे। इसके बाद जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको तुम सीखने वाले हो, जैसे टैक्सी फेयर, या फिर मैन वर्क डूअर, मैन वर्क, इस टाइप क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर इनकम के अलावा एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, रेक्टेंगल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा टेबल चेयर कॉस्ट वगैरह, रेशियो वगैरह, इन सारे सब के डिपेंडेबल में एक मिक्सचर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, मिसलेनियस। और क्वेश्चंस को हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस नेक्स्ट क्लास के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस के मैं 4 या 5 क्वेश्चन तुम्हें समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है। यदि नहीं हो पाए तो हम एक और क्लास ले लेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें।